सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। अनीश भाई का इस बाबा के नन्हे नन्हे बच्चों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाबा के सब नए नए बच्चे हैं। कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 6-8 महीने से ज्यादा के बच्चे नहीं है। तो उनके बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आज जब आप अनीश भाई अपने मुख से ही आप अपना परिचय बताएं और अपना एक्सपीरियंस सुनाएं। ओम शांति। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार दी बता देंगे। हाँ जी एकदम क्लियर है भाई। ठीक है। सभी को ओम शांति। मेरा नाम अनीश है। मैं ज्ञान में करीब 2007 से हूँ और करेंटली मैं एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो जैसा दीदी ने बताया कि अनुभव सुनाना है, अनुभव तो ऐसी चीज है कि रोज इतनी सारी हो जाती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि कितनों को सुना दे, है ना। कि इतने छोटे इतने सारे अनुभव होते हैं कि अगर हम उनको समराइज करेंगे ना तो शायद बहुत सारे क्लासेस ऐसे लग जाएंगे और बहुत सारे दिन ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बहुत अनमोल अनुभव हैं जो शुरू से लेके लाइक एक टाइम साइकिल जैसे होता है कि दिस देन दिस ऐसे करके जो चलता जाता है वैसा करके है। तो दीदी ने कहा तो मैंने कहा दीदी इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा कि बाबा के इतने प्यारे जितने भाई बहन हैं, जितने हैं, वो उनसे मिलने का मौका मिलेगा, कुछ शेयर करने का मौका मिलेगा। तो मैं इसीलिए आज जल्दी आ गया ऑफिस से। मैंने बोला बिल्कुल दी, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। तो स्टार्टिंग विथ 2007 में मैं ज्ञान में कैसे आया मुझे सही में खुद को भी नहीं पता, क्योंकि मैं क्लास 7th में था उस टाइम पे। मम्मी जाती थी तो मम्मी के साथ मैं और मेरी बहन भी चले जाया करते थे। खासकर थर्सडे जरूर जाते थे क्योंकि थर्सडे को मस्त भोग मिलता था। भोग इतना टेस्टी होता था कि कौन उसको छोड़ेगा। बाबा कौन, योग क्या होता है, मुरली क्या होती है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। जब पहली बार जाकर बैठे थे तो मम्मी बस एक चीज बोली थी, बेटा ये जो बाबा बैठे हैं इनकी आंखों में देखो, क्या होगा आंखों में देखने से, क्यों आंखों में देखना है, कितने देर तक आंखों में देखना है, आंखों में देखने के बाद क्या फील होता है, कुछ नहीं पता था। ठीक है मम्मी बोल दी आंखों में देखते हैं, अपना क्या है, अपन बैठ के ही देखते थे। उसके बाद फिर बाबा के कमरे से निकलने के बाद मम्मी पूछती थी क्या महसूस हुआ, क्या बताएंगे क्या महसूस हुआ। मम्मी ऐसा लगता था कि वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो मम्मी बोलती थी तुम लोग कुछ बात किए। तो अब एक छोटा बच्चा क्या बात करेगा, बाबा जी होमवर्क करवा देना,
टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं, स्कूल में मार ना पड़े, ट्यूशन में टीचर डांटे ना, ये सब रहते थे छोटी मोटी चीजें। तो हम वैसे ही बात करते थे। वैसा करते करते आदत जैसे एक लगती है, तो वैसी एक आदत लगी। क्लास 8th में ऐसा हुआ 2008 में कि मेरा जो कोचिंग सेंटर था, जहाँ मैं जाता था ट्यूशन, वो सेंटर के काफ़ी नज़दीक था। तो तब रेगुलर हो गया जाना कि कोचिंग जाने से पहले बाबा के पास और कोचिंग से लौटने के बाद बाबा के पास। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, तो हम दोनों साथ में जाते थे ऑटो से। तो वो भी अब क्या करेगा, तो मेरे ही साथ चला जाता था सेंटर। और मैं ना उसको ऐसे समझाया करता था कि देख यहाँ आने से ना बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ आने से तेरा मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तेरे मार्क्स अच्छे हो जाएँगे। ऐसा-ऐसा होता है जो अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। मैं वो सारी उसको अच्छी बातें बताता था। अब मैं उसको वो सब कुछ बताता था, तो वो अचानक से ना ऐसे 3-4 दिन आने के बाद मेरे सामने कंडीशन सॉर्ट ऑफ रख दिया। "ए देख अनीश सुन।" मैं बोला, "हाँ बोल।" "भाई अगर मेरे को ज्योग्राफी में 15 नहीं आया ना, तो मैं ओम शांति सेंटर नहीं जाऊँगा।" तो मैं भी सोचा अरे! ये इतना बड़ा कंडीशन रख दे रहा है, मैं कैसे गारंटी कर सकता हूँ ना? तो मैं बोला, "ठीक है भाई, हाँ, तेरे को जैसा सही लगे।" तो जाते थे हम लोग। 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ते बाद वो मेरे को बोलता है, "भाई ओम शांति सेंटर जाना काम आया?" वो आज तक ओम शांति सेंटर ही बोलता है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं बोलता। बोलता है, "भाई ओम शांति सेंटर जाना काम आया? ज्योग्राफी में 15 आ गया।" मैं भी सोचा अरे वाह! ऐसा सही में हो गया करके। तो उसके बाद से फिर हम दोनों रेगुलर जाने लगे सेंटर। अब मैं क्लास 8th 9th की बात बता रहा हूँ जो, आई वाज़ नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं एवरेज बोलना चाहिए या बिलो एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर वैसा स्टूडेंट था। ऐसा स्टूडेंट कि कोचिंग में कम से कम रोज़ डाँट खाता था और मार भी खा लेता था। और इवन अभी भी मेरी दाढ़ी में यहाँ पे उस समय जब मैं दाढ़ी नहीं रखा करता था, तो टेस्ट में मेरे को शायद 20 नंबर का टेस्ट होता था, तो उसमें 2 नंबर आए थे मेरे को। तो मेरे कोचिंग वाले सर ने मुझे 3 झापड़ मारा यहाँ पे। यहाँ पे एक पिंपल था, वो पिंपल दब गया और वहाँ पे आज तक दाढ़ी नहीं उगती, दाढ़ी वहाँ पे आके गोल घूम जाती है, भंवरी बन जाता है वहाँ पे। तो मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर था पढ़ने में, ऐसा मैं कहूँगा। तो अ, क्या था कि मुझे और शुभम जो मेरा फ्रेंड था, हम दोनों को वीक स्टूडेंट वाले बैच में सर ने रखा था। अब वीक स्टूडेंट वाले बैच में तो रखा था सर ने, लेकिन सेंटर जाते-जाते बोलो या अपने अंदर वहाँ जाने से जो आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास अपने अंदर जागता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता चलता वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होता है। जाते-जाते बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि अच्छा ये वाली चीज़ पहले नहीं थी, वो अभी आई है, ये भी नहीं थी पहले, वो भी अभी आई है। तो ऐसा करके मेरे अंदर ऐसा होता था कि नहीं पढ़ना चाहिए, अंदर से डेडिकेशन आता था। सर ऐसे थे मतलब जहाँ मैं रहता हूँ कोरबा, वहाँ के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर, इतने स्ट्रिक्ट टीचर कि बच्चे जान मम्मी-पापा जानबूझ के भेजते थे अपने बच्चों को कि पढ़ेगा नहीं तो भी कम से कम सुधर जाएगा, इसलिए जा, इतना मार खाएगा कि अपने आप सुधर जाएगा करके। तो एक दिन में 250 क्वेश्चंस वो देते थे सॉल्व करने के लिए। 250 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और मैं गधा, मैं कहाँ से इतना सॉल्व कर लूँगा एक दिन में। इंटेलिजेंट बच्चे नहीं करते थे। सर किसी इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी नहीं चेक करते थे, लेकिन मेरी चेक करते थे, क्योंकि उनको भरोसा था कि मैं नहीं सॉल्व करूँगा। मैं भी इसी चीज़ को पॉजिटिव में लेता था और पूरे 250 क्वेश्चन करके जाता था। रात को बैठता था 9 बजे, बाबा को बोलता था, "चलो बाबा, कुछ भी करके जाना है, मार तो नहीं खाना है क्योंकि कल अब।" पूरे 250 क्वेश्चन, सुबह 8 बजे कोचिंग रहती थी मेरी। रात को 9 बजे से करते-करते सुबह 7 बजे तक कंप्लीट हुआ। सुबह 5 बजे तक, सॉरी 5 बजे तक कंप्लीट किया, 5 से 7 2 घंटा सोया, उठा, नहा धो के चला गया ट्यूशन। समर वेकेशंस उस समय चल रहे थे, तो सुबह 8 बजे रहता था ट्यूशन। क्लास में घुसते ही जैसे सर आए, सबसे पहला वर्ड, "अनीश शर्मा स्टैंड अप।" मैं खड़ा हुआ, "अपनी कॉपी दिखाओ।" एज़ यूजुअल मैं अपनी कॉपी दिया और लोग हमेशा देखते थे कि हाँ, इसकी कॉपी ली है, अब मनोरंजन होगा क्लास में, अब मार पड़ेगी इसको, ऐसा टाइप का होता था। मेरी कॉपी लिए, मेरी कॉपी लेने के बाद पूरी मेरी कॉपी चेक किए, 15 मिनट, 20 मिनट लगा उनको कॉपी चेक करने में। वापस आए फिर, 2 क्लासरूम थे, एक क्लासरूम जिसमें मैं बैठता था और एक दूसरी क्लास सीनियर्स की क्लास चल रही थी। तो सीनियर्स की क्लास में कॉपी चेक करने के बाद वापस आए और बोलते हैं, "ये लो अनीश शर्मा तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है।" सब लोग क्या ये कैसे हो गया? ऐसा सोच रहे थे सब, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे तो वैसे ही होमवर्क करके नहीं जाते थे। सबको ये पता था कि हमारी कॉपी तो चेक नहीं होने वाली है। और जो गधे बच्चे थे मेरे लायक के, वो ये सोच रहे थे, ये कैसे कर लिया यार अचानक से, हम लोग को भी नहीं बताया। उसके बाद से ऐसा हुआ कि वो जो हमारा बैच था गधे बच्चों का, तो उसमें मेरा होमवर्क हमेशा सबसे पहले कंप्लीट हो जाता था। अगर कल कोचिंग है, तो आज मेरा होमवर्क खत्म हो जाता था, सब मेरे को पहले ही बोल देते थे, "भाई तू अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना।" आज से मेरी कॉपी सर्कुलेट होना चालू होती थी। अब पूरे लोग मेरी कॉपी से छाप लेते थे और सबका होमवर्क कंप्लीट हो जाता था। अब ये बात सर को पता चली, तो सर फिर मेरे को क्लास में सामने बुलाए
बोले अनीश अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चालू कर दियो, लेकिन मेरे को एक और बात पता चली है जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मैं बोला क्या सर? बोले तुम तो पढ़ रहे हो लेकिन तुम दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहे हो, तो मैं तुमको पनिशमेंट देता हूँ। तो मैं फिर डर गया, इतने दिन से मार नहीं खा रहा हूँ, अब फिर नया कुछ पनिशमेंट देंगे, अब क्या देंगे? बोला मैं तुमको अब होशियार बच्चों के बैच में डाल रहा हूँ, उस बैच में आओ, अब उस बैच में तुमको पढ़ना है, इन लोग का साथ छोड़ो। मजे की बात ये कि होशियार बच्चे भी होमवर्क नहीं करते थे, वो भी मेरी कॉपी से होमवर्क छापते थे। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि मुझे तब ये समझ में आया कि जो हम एक कैटेगराइज करके रखे हैं कि ये गधा होता है और ये होशियार होता है, वो कैटेगराइजेशन कुछ नहीं होता। वो कैटेगराइजेशन कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें कभी भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं और चीजें हमेशा बहुत अच्छी हो सकती है। ये वाली चीज वहीं जाकर मुझे पता चली, क्योंकि रेगुलर मैं सेंटर जाता था। रेगुलर इन द सेंस मेरा ट्यूशन हफ्ते में 4 दिन होता था, तो हफ्ते में 4 दिन तो मेरा सेंटर जाना रेगुलर हो गया और एक गुरुवार तो भोग लेना, भोग कौन मिस करेगा, तो भोग लेने जाते ही थे हम। तो ऐसा करके कंटिन्यूएशन फिर हो गया। क्लास 9th में मैथ्स में, साइंस में दोनों में मुझे फुल मार्क्स आए। 10th बोर्ड में भी मुझे मैथ साइंस दोनों में फुल मार्क्स आए, जो नियरली मेरे लिए इम्पॉसिबल था, जो मैं क्लास 7th 8th में सोचता था। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मतलब लेवल तो बढ़ रहा है मेरा। बाबा से बात करता रहता था बस और करता जाता था जो भी था। 11th का टाइम आया, तो 11th का जो टाइम होता है काफी क्रूशियल टाइम होता है। हमको डिसाइड करना होता है विच स्ट्रीम वी वांट टू गो, पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स लेना है, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त कॉमर्स ले रहे थे और मेरे जो कोचिंग वाले सर थे, अमित अग्रवाल सर, वो पहले ही बोल के रखे थे, देख मैथ्स ले भी रहा है तो आईआईटी एनआईटी का मत सोचना, तू वो कोचिंग करने जाएगा तो 11 12 भी पास नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा। अब ठीक है, टीचर हैं क्या बोलेंगे, तो मैं भी सुन के हाँ सर, बस यही किया। लेकिन ऐसा था कि मुझे भेज रहे थे जहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ पे आईआईटीज और एनआईटीज की कोचिंग होती थी और पहले से मम्मी बोल के भेजी थी बेटा वही करना है। तो स्कूल में भले कम ध्यान देना लेकिन करना तो वही है। और जब मैं सर को बताया सर वो कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, तो बोले तो फिर तो तू वही आईआईटीज की कोचिंग कर रहा है, तू तो फेल हो जाएगा बेटा, 11 12 भी नहीं पास कर पाएगा देखना। मैं गया 11th में, फिर बाहर 11th में बाहर गया, पढ़ता था, समझ में नहीं आता था कैसे पढूं क्या पढूं, बस एक सहारा लेकिन। और घर के बाहर जब आप जाओ ना, जब आपका कोई अपना नहीं होता, जब आप अकेले, व्हेन यू आर ऑल अलोन, तो बस एक ही जन दिखता है और कोई चारा नहीं है, बाबा ही है, तो उसी से बात करो, उन्हीं को बोलो। तो फिर अरे बाबा देखो ना ऐसा है, कोचिंग में समझ में कुछ आ नहीं रहा है, इतनी महंगी फीस भर दी, मम्मी पापा, स्कूल भी जाना पड़ रहा है, स्कूल में भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि पूरा ध्यान कोचिंग में दे रहे हैं, क्या करूं, टाइम भी नहीं मिल रहा है। तब फिर ऐसा था, मैं तब तक अमृत वेला नहीं उठता था। बाबा ने बोला अमृत वेला उठना चालू करो। अमृत वेला क्या होता है, योग क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस एक काम करता था, अमृत वेला उठकर पढ़ने बैठता था मैं, बस पढ़ता था और बस करता जाता था। 11th 12th का टाइम ऐसा था कि मुझे लगता है सही में वो मैं पढ़ा कि कोई पढ़ाया कि क्या, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो 12th में भी, 11th में तो क्लास में मेरा 7th रैंक था। तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए, अरे 7th रैंक इसका कहाँ से आएगा, ये पीछे से 7 आने वाला लड़का इसका क्लास में 7th रैंक आ रहा है करके। तो मैं बहुत अच्छे से बताता था, अरे पता है मेरा कितना रैंक है, मेरा 7th रैंक है क्लास में। तो पूछते थे कितने, 7 ही बच्चे थे क्या क्लास में, बोला नहीं 50 बच्चों की क्लास है करके। तो वैसा था। तो ऐसा 11th ऐसा निकला। 12th में फिर, 12th में तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोड, लेकिन बस यही, कभी दिमाग में ये नहीं आया कि अगर नहीं कर पाया तो क्या, जो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है, अगर हम नहीं कर पाए तो क्या। पता नहीं कैसे वो कभी दिमाग में ही नहीं आया, हो सकता है बाबा ही नहीं लाया होगा, या हम शायद बहुत ज्यादा बुद्धू रहे होंगे उस टाइम कि हम ये सोच भी नहीं पाए कि ऐसा भी होता है करके। तो ये कभी नहीं आया दिमाग में। 12th के बाद फिर काउंसलिंग जब भरते हैं, तो मेरा जेई बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं निकला था। तो घर वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। उनको लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद एक कॉलेज में मेरा एडमिशन कराने के लिए लेके गए और वो कॉलेज चेन्नई में था, वहाँ एडमिशन हुआ। लेकिन मैं जब वापस आया तो पापा मेरे को एक रिश्वत सॉर्ट ऑफ दे दिए, "अगर तू वहाँ एडमिशन नहीं करवाया होता ना, तो मैं तेरे को एक लैपटॉप दे देता।" मैं बोला, "तो ठीक है ना, 75,000 ही तो बस जमा हुआ है, मैं वापस ले लेता हूँ, 74 तो वापस मिल जाएगा, आप 74,000 का लैपटॉप दे देना।" वो बोले, "ठीक है।" मैं वहाँ से कैंसल करवा लिया अपना। यहाँ एक लोकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा था। एमिड एडमिशन्स ऐसा हुआ कि एनआईटीज़ की काउंसलिंग आई और उसी साल ऐसा हुआ था कि 12th बोर्ड के मार्क्स ऐड हो रहे थे जेईई के मार्क्स के साथ। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वी वर द फर्स्ट बैच जिनके साथ ऐसा हुआ था। वो मार्क्स ऐड हुए तो मैं एलिजिबल हो गया काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, तो इट वाज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर मी। मैं बोला, "अरे यार! मतलब ये तो बहुत अच्छा है, मतलब कुछ शुभ संकेत होगा शायद, हो सकता है।" लेकिन लैपटॉप मिला था नया-नया। अब एक बच्चे को अगर नया लैपटॉप मिल जाए तो फिर उसका कहाँ योग, ध्यान, ज्ञान में कुछ लगेगा, कुछ नहीं। मम्मी बोलती थी, "बेटा योग करो, अच्छा कॉलेज चाहिए।" तो हाँ, मम्मी मैं तो कर रहा हूँ, मैं अच्छा योग कर रहा हूँ। बस लैपटॉप खुला है, उसमें वाइस सिटी खेल रहे हैं, उसमें वीडियोज़ देख रहे हैं, बस वही-वही चलता था।
एनआईटी का फर्स्ट लिस्ट आया, नहीं मिला मुझे कुछ। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, 3 लिस्ट रहता है ना, ठीक है। सेकंड लिस्ट आया, नहीं मिला कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं मम्मी को बोला, मैं बोला मम्मी कुछ नहीं मिला। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है ना, अभी तो थर्ड लिस्ट है। तब भी थर्ड लिस्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, ठीक है, कि अरे मिल जाएगा, ठीक है, अभी प्रेजेंट को देखना ज्यादा जरूरी, फ्यूचर क्या है, ठीक है, अभी खेलेंगे कूदेंगे, अभी मौज करेंगे। थर्ड लिस्ट आ गया, उसमें भी नहीं हुआ। अब मेरा हालत खराब, मैं बोला अरे अब नहीं हुआ, अब क्या करूं, मम्मी को बताया, बोला मम्मी थर्ड लिस्ट में भी नहीं हुआ। तब मम्मी डांटी मेरे को। मम्मी बोली देख बेटा, बाबा सीधा बोलता है, मैं बैठा हूं उल्टा को सुल्टा करने, तुम कर दिए जो करना था, अब सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये है कि तुम मेरे को याद करो, तुम मेरे याद में बैठोगे तो उल्टा को सुल्टा मैं करूंगा। अब तू देख ले, तेरे लिए क्या जरूरी है, तेरे लिए लैपटॉप में गेम खेलना जरूरी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना जरूरी है, तो तू वो कर, जीवन भर वही कर। और अगर तेरे लिए जरूरी है, तू सोचता है कि तेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, तो मैं जो बोल रही हूँ वो कर। और मेरे लिए ऐसा है ना, मम्मी जो बोल देती है वो पत्थर की लकीर हो जाती है, क्योंकि हम तो उन्हीं को देख के ज्ञान में आए थे। तो मम्मी बोली 5 दिन का जो स्पॉट राउंड था, स्पॉट राउंड में 5 दिन था, बोले 5 दिन का उपवास कर। मैं बोला उपवास मतलब क्या, भूखा रहूंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वीडियो गेम्स, ये सारी चीजों से उपवास कर 5 दिन। सिर्फ पीस ऑफ माइंड टीवी जो घर में चलता है वही देख, कुछ और नहीं करना है, सेंटर जा, सेंटर आ, मुरली पढ़, योग कर, बस 5 दिन अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग रख। देख मैं तो देख चुकी हूँ, तेरे को मिल चुका है एनआईटी रायपुर और तेरे को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिला है, मेरे को ये भी नहीं पता था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो मैं बोला चलो ठीक है, मतलब नुकसान तो कुछ नहीं है ना करने में, अगर कर लिए तो फायदा ही होगा। मैं बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। 5 दिन में ट्राई किया। ऐसा होता था घर में पापा आए और मैं बैठा हूँ और मेरे सामने तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा दिया, मैं उठ के अंदर चल देता था, भाई उपवास टूट जाएगा मेरा, मैं देख लूंगा तो करके। तो ऐसा करके मेरा 5 दिन निकला। जब आया लिस्ट, मैं खोला सीएसईबी का वेबसाइट, तो उसमें लिखा था द लिस्ट हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। मैं बोला अरे मम्मी ये तो 5 दिन और बढ़ गया है। मम्मी बोलती कोई बात नहीं, 5 दिन और करो उपवास। मैं बोला अरे यार तो बड़ा मुश्किल है, एक तो 5 दिन इतना मुश्किल हो रहा था, 5 दिन और उपवास करना है। मैं बोला ठीक है। फिर 5 दिन वैसे ही चला, तो तब तक थोड़ा सा और आदत हो गया था, तो अच्छे से हो रहा था, योग लग रहा था तब तक। 5 दिन बाद फिर मैं खोला, तो उसमें लिखा था द लिस्ट हैज बीन फर्दर पोस्टपोन टू नेक्स्ट 5 डेज। मैं बोला अरे मम्मी ये तो फिर 5 दिन और बढ़ गया, 15 दिन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, यही तो परीक्षा है, माया देख रही है कब तक तू है, और बाबा भी देख रहा है कब तक, कब है तेरा लास्ट जो तेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट है, कब तू छोड़ेगा देख। 5 दिन में और किया उसके बाद। 5 दिन के बाद बहुत डर के फिर मैं खोला वेबसाइट, बाबा कुछ मिल गया हो, काश 15 दिन किया हूं कुछ तो मिले करके। खोला तो एग्जैक्ट जो मम्मी बोली थी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, वही मिला था मुझे। उस समय से मेरा निश्चय बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं बोला बाप रे ऐसा भी होता है, मतलब 10-15 दिन करने में अगर इतना फायदा हो जाता है, तो मतलब तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसा टाइप का लगा मुझे। उसके बाद फिर गया मैं एनआईटी रायपुर। तो अब नेशनल लेवल कॉलेज का एक अलग ही अपना मजा होता है, अगर वो खासकर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो। सीनियर्स रैगिंग लेते थे, पता नहीं क्यों मेरी रैगिंग नहीं लेते थे। मेरे को बाद में पता चला कि उनको लगता था कि मैं उनका सीनियर हूँ, इसलिए वो मेरी रैगिंग नहीं लेते थे। तो मैं हमेशा सोचता था मैं इतना बड़ा दिखता हूँ उसका कोई फायदा नहीं होता, वहां जाके पता चला कि बड़ा दिखने का क्या फायदा होता है करके। कोई सीनियर कभी मेरा रैगिंग नहीं लिया, सब मुझे बहुत सपोर्ट किए। वहां जाकर सेंटर के प्रति और बाबा के प्रति मेरा झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ा। मैं दिन में 2 बार सेंटर जाना चालू किया, योग करना चालू किया, अमृत वेला रेगुलर मेरा हुआ। वैसा करके मेरा चालू हुआ। जब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिला था, बहुत सारे लोग थे ऐसा जो बोलते थे अरे इस ब्रांच का कोई स्कोप ही नहीं है, इस ब्रांच में प्लेसमेंट जीरो है, कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है इसमें पढ़ के। लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि मम्मी बोली है, और मम्मी ऐसा सोचती थी कि भाई बाबा दिखाया है तो कुछ तो इसमें अच्छा होगा, तुमको जाना चाहिए इस चीज में, तुम कुछ मत सोचो। और मैं गया, 4 साल पढ़ा। बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं पढ़ता था, मैं सीरियसली बताऊं, क्योंकि जब गया था कॉलेज में तो मैं ही सोच के गया था यार इतना बड़ा एग्जाम देकर आया हूँ, अब थोड़ी पढ़ूंगा। मम्मी पापा बोलते थे पहले 10 तक पढ़ लो फिर लाइफ सेट, फिर बोले 12 तक पढ़ लो फिर लाइफ सेट। अब कॉलेज में भी आके पढ़ना पड़ेगा क्या? मतलब नहीं अब नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दिया पीछे पढ़ाई में। बोला अब कॉलेज में सीखना है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहता था, फेस्ट कराता था, बहुत सारी अलग अलग चीजें करता था। अब एनआईटी रायपुर में ऐसा था, पॉइंटर्स मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं एक चीज करता था। अब आपको बताऊंगा तो आपको शायद हंसी आएगा। आप लोग सुने होंगे कि बोलते हैं 21 दिन का योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप 21 दिन अमृत वेला कर लो तो आप जो चाहो वो हो जाएगा। मैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। मैं ये देखता था एग्जाम में 21 दिन कब बच रहा है। 25 दिन का मैं बफर टाइम लेकर चलता था। 25 दिन का बफर टाइम, क्योंकि अब मैं अगर रात को मूवी देखा हूँ, आज 22वां दिन है और रात को मूवी देखा, सुबह अमृत वेला उठूंगा तो मेरे को तो कुछ नहीं, हीरो हीरोइन दिखेंगे बस पूरे अमृत वेला में। तो 25 दिन का मैं बफर टाइम लेकर चलता था, वो 3-4 दिन अपनी स्थिति बनाने में कि जब 21 दिन चालू करूं
तो अच्छा रहे करके, वैसा करता था। तो मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे ये गजब है यार, मतलब मेरे को पांडा बुलाया करते थे वो लोग कॉलेज में। तो बोलते थे यार ये पांडा रात को भी जल्दी सो जाता है 10 बजे, सुबह भी उठता है तो पढ़ता नहीं है, और हम लोग के साथ घूमता फिरता रहता है, पता नहीं पढ़ता कब है। मेरे मार्क्स उनके बराबर आ जाते थे, डिसेंट। तो उनको हमेशा सबको ये लगता था नहीं नहीं भाई तेरा तो मेडिटेशन करने से ही नंबर आता है, हम लोग समझ गए हैं, पढ़ने उढ़ने से तेरा नहीं है करके। तो उसके बाद फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आई। तो जितने थे मेरे साथ के दोस्त जो मेरे से पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे या जो मेरे लेवल के थे, इवन मेरे ब्रांच के टॉपर्स, उनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन मेरा प्लेसमेंट हो गया था। मेरे जो डिपार्टमेंट वाले थे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के टीचर्स, उनको जब मैं मिठाई का डब्बा लेके गया ना, तो अरे बाप रे तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, तो आप क्या समझते थे नहीं होगा क्या, मतलब हो गया। तो ऐसे करके मैं फिर उनको मिठाई देता था। तो कौन कराता है ये सब? मैं तो यही सोचता हूँ भाई कि एक ही है जो ये सब कराता है, जो जिनसे मैं बोलता हूँ, जिनसे मेरी बात कॉन्स्टेंटली होती है, और वो करते जाते हैं करते जाते हैं। तो जब भी ऐसा होता था कि मेरे को कोई चीज चाहिए थी, तो मैं उससे पहले एक प्रण कर लेता था। जैसे एनआईटी से पहले उपवास किया, सेमेस्टर एग्जाम से पहले 21 दिन का करता था, ऐसे ही करते जाता था। तो उसके बाद वहां से प्लेसमेंट मेरा हुआ इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में गया कैंपस प्लेसमेंट। जब इन्फोसिस गया था उससे पहले मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाने का बहुत मन था। तो मैंने बाबा के सामने फिर एक रिश्वत सॉर्ट ऑफ रखा, मतलब बाबा प्याज लहसुन छोड़ देता हूँ मैं, आप ना मेरा आर्म्ड फोर्सेस में करा देना, ठीक है। तो उस समय प्याज लहसुन छोड़ा फिर मैं। अब उसके बाद गया इन्फोसिस मैसूर। अब भाई प्याज लहसुन छोड़ चुका था, साथ वाले एक दो दोस्तों को भी पता था कि प्याज लहसुन छोड़ दिया हूँ। पहले दिन कुछ मिला नहीं मेरे को खाने का बिना प्याज लहसुन का। मम्मी को फोन किया, बोला मम्मी यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। मम्मी बोलती कोई बात नहीं बेटा, दृष्टि देके खा ले। अरे दृष्टि देके कैसे खा लूं, दोस्त लोग देख चुके हैं मेरे को, उनको पता चल गया प्याज लहसुन का नहीं खाता, अब उनके सामने खाऊंगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी। तो मैं बोला नहीं यार, बोला अब ऐसा नहीं कर सकते। दोस्त लोग पूछे अरे तो तुम क्या ऐसे ही खाओगे, रूखा सूखा चावल और दही? बोला, हाँ यार क्या करेंगे, नहीं मिल रहा तो ये खाएंगे। उन लोगों को बेचारे को आप बहुत गिल्ट हुआ आपस में। बोले नहीं यार इसके लिए देखना पड़ेगा, पंडित के लिए कुछ खोजना पड़ेगा। पूरे इन्फोसिस कैंपस में उन लोग खोजे, मेरे को बोले बाबा वहां पे ना एक जगह है, जैन फूड मिलता है वहां पे बिना प्याज लहसुन का, चलो अपन सब ना वहीं खाने जाएंगे। पूरा 6 महीना जब तक इन्फोसिस के कैंपस में मैं था, बाबा मेरा मस्त वहां पे जुगाड़ किया था, बिना प्याज लहसुन का खाना मस्त खाता था मैं, एकदम अच्छे से, मोटा भी हो गया था इवन खा खा के। वहां पे मैसूर में जो सेंटर था, श्रुति दीदी थी वहां पे टीचर, जो पास वाला सेंटर था। तो जब पहली बार मैं गया था उनके सेंटर में, उनको बताया था मैं यहाँ से हूँ, तो बोली आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, मैं रोज आपको यहाँ से टिफिन भेजा करूंगी। तो शुरू के 3-4 दिन तो वहां से मेरा टिफिन आता था। मैं जब सुबह सेंटर जाता था तो नाश्ता लेकर आता था, शाम को जब सेंटर जाता था तो रात का खाना लेकर आता था, ऐसा था। दीदी इतना ज्यादा कोऑपरेट करती थी हर चीज में, मतलब ऐसा मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं कहीं दूर हूँ। और ये बाबा के हर घर का ऐसा है, मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप अगर कहीं भी सेंटर चले जाओ और आप बताओ कि आप ज्ञान में हो और जो भी है आपका, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने घर में नहीं हो। वो हर जगह के लिए। तो मुझे कोई भी नई जगह में ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इस जगह का नहीं हूँ। हर जगह वैसे ही बाबा जैसी पालना देता है, वैसे ही हर जगह मिली बहुत अच्छे से। इन्फोसिस में मैं था, तो अब मेरी आदत बचपन से ही, क्योंकि सेंटर से हूँ, तो कभी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मैं नहीं गया बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो ग्रुप्स थे यहाँ भी, जहाँ मैं कोरबा में पढ़ाई किया, तो सारे ड्रिंक और स्मोक करने वाले थे, लेकिन हम कभी नहीं किए। इन्फोसिस में भी जब ब्रेक मिलता था, तो ब्रेक में वहाँ पता नहीं आजकल का क्या नया ट्रेंड है, जैसे ब्रेक मिलता है, तो 1.5 घंटे के बाद हमको एक ब्रेक मिलता था आधे घंटे का, तो उसमें हमारे सारे दोस्त हम सब स्मोकिंग ज़ोन जाते थे। पूरा लगभग इन्फोसिस स्मोकिंग ज़ोन जाता था उस समय। मैं भी जाता था, मैं क्या करूँगा अकेले खड़े रह के। उन लोग सब सिगरेट स्मोक करते थे, मैं खड़ा रहता था। तो मेरे को एक जन ऐसे ही बोलता है मज़ाक से, "अरे बाबा लो।" मैं बोला, "नहीं यार मैं नहीं लेता।" "अरे लो यार इसमें प्याज लहसुन नहीं है, जड़ी-बूटी है, ये तुम ले सकते हो" बोलते हैं। तो मैं बोला, "अरे नहीं भाई जड़ी-बूटी और प्याज लहसुन वाला बात नहीं है।" मैं बोला, "चल एक बेट लगाते हैं।" बोला, "क्या?" मैं बोला, "मैं रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तू भी मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़, अगर तू दौड़ लिया मेरे साथ तो मैं तेरे साथ स्मोक करूँगा।" बोला, "अच्छा पक्का?" मैं बोला, "पक्का।" अब मेरे को पता था 5 किलोमीटर दौड़ना मामूली बात है क्या? मतलब 12 राउंड मैं मारता हूँ ग्राउंड के। बोला, "चल तू मारना।" वो 2 राउंड मारा बेचारा और वो थक गया उसके बाद। बोलता, "भाई मेरे को लग रहा है मेरे को सिगरेट छोड़ना पड़ेगा।" मैं बोला, "बस इसीलिए तो मैं तेरे को यहाँ लेकर आया था दौड़वाने के लिए।" तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, क्योंकि अगर मैं अपने दोस्तों को कोई चीज़ करने के लिए मना करूँगा, तो 2 ही चीज़ होगा, या तो वो मेरे से बात करना बंद कर देंगे या मैं ग्रुप से कट जाऊँगा। ऐसे में ना मैं सेवा कर पाऊँगा, ना उन तक मेरा मोटिव पहुँच पाएगा। मुझे इसी के बीच रहना है और मुझे उनके बीच ही रहकर उनको चेंज करना है अगर मुझे लगता है तो। क्योंकि देखिए सेंटर भी तो इसी दुनिया में है ना, सेंटर परमधाम में तो नहीं खुला है या सूक्ष्म वतन में नहीं खुला है। सेंटर भी इसी कलयुग में यहीं बीच में खुला है, बहन जी भी हम सबके बीच रहती हैं और हम सबके बीच रहकर सबको चेंज कर रही हैं। तो अगर कोई बुरा है तो उससे हट जाऊँ या उसको सुधारूँ, तो
मैं कभी किसी को सुधरने के लिए इसलिए नहीं बोला, मैं उनको हमेशा एक रिवर्स टास्क देता था, जैसे उनको लगता था, और वो फिर उसके बाद धीरे-धीरे चेंज हुए। बहुत सारे मेरे दोस्त, जब मैं मैसूर में था, तो मेरे साथ सेंटर जाना चालू किए थे। मेरे साथ ही उन लोग बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़, जैसे संडे संडे क्लासेस होती थी, वो करते थे। बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था जहाँ भी मैं गया। अब लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। जब मैं वहाँ था तो एक गवर्नमेंट पोस्ट निकली थी, बायोमेडिकल इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। मैंने वो फिल किया था और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। मैं इन्फोसिस में ही था तब, जब इसका रिजल्ट आया। सब भयंकर खुश, मैं भी बहुत खुश। मैं सबको पार्टी दे दिया, अरे मैं बन गया हूँ, अब हो गया। उन लोग भी, अरे अपना भाई सरकारी आदमी बन गया, अब ठीक है, चलो अच्छे से पार्टी लेंगे। बहुत बढ़िया, मैं भी पार्टी दिया। पार्टी देने के बाद पता चला लिस्ट में कुछ गड़बड़ था, और मुझे मुझे जो मिला है वो किसी दूसरे को मिलना चाहिए था, और वो कोई दूसरा जाकर उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा दिया और उसमें स्टे लग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं सबको पार्टी दे चुका हूँ, कि क्या जाके बोलूँ उनको, भाई मेरा नहीं हुआ है, वो भी नहीं बोल सकता मैं। इन्फोसिस में रेजिग्नेशन दे चुका हूँ, वो भी वापस नहीं ले सकता। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इन्फोसिस से आ गया वापस। वापस आ गया हूँ, घर में हूँ। अब आप समझ सकते हैं, कोई पहले जॉब करता था, जॉब करने के बाद जॉब छोड़ दिया है। कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। घर में पूरा उतने टाइम रहना, 9 महीने, ठीक है? कुछ नहीं करता था। बस सुबह उठता था, अमृत वेला करता था, मुरली क्लास जाता था, मुरली क्लास के बाद बहन जी लोग और योग कराते थे। वो सब करने के बाद फिर घर आता था 10-10 बजे करीब सुबह के। बहुत ज़्यादा मेरा टाइम सेंटर में चला जाता था। उसका एक रीज़न भी था, मैं घर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाली बैठूँगा तो मेरा वही चीज़ मुझे काटेगा, दौड़ाएगा। मुझे लगता था क्या हुआ ये, मतलब अचानक से ये किस टाइम का था, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, इतना अच्छा मिला और उसके बाद चला गया। पोस्टिंग कवर्धा थी मेरी उस टाइम, जब मिला था। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था। बाबा से भी मेरी बहुत लड़ाई होती थी। क्या बाबा वहाँ से बुला लिए, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ। दोस्त पूछते कैसा चल रहा है बाबा तुम्हारा? अब मैं उनको बोलता था यार अभी ना पोस्टिंग नहीं आई है, मिल तो गया है लेकिन अभी घर में ही हूँ। उनको ऐसा बताता था, ये थोड़ी बोलूँगा कैंसल हो गया है। तो ऐसा था, किसी को बोल भी नहीं पाता था, कुछ नहीं, बस बाबा से बात होता था, घर वालों को पता था। और पापा ऐसे बीच में बोल भी देते, "अरे! अब कहाँ होगा, छोड़ अब रहने दे, ठीक है अब मत सोच ज़्यादा।" लेकिन वही सोचने की आदत, जो पॉज़िटिव सोचने की एक बुरी आदत बोलूँ, अच्छी आदत बोलूँ, जो भी है, बार-बार वही सोचो, वही सोचो, वही सोचो, तो उठते टाइम, सोते टाइम, दिन भर बस वही करते थे। एक बार मैं योग कर रहा था, तो सेंटर में ही एक भाई जी थे, उन्होंने मुझे बोला, मैं उनको ऐसे ही बताया ये, "भाई जी ऐसा-ऐसा हो गया है।" वो बहुत निश्चय के साथ, मतलब इतना ज़्यादा निश्चय कि मैं भी नहीं समझ सकता इतना निश्चय कैसे आता है। उतने निश्चय के साथ मेरे को एकदम खुश होकर बोले बोले, "नहीं भाई जी, आपका ना ज़रूर कुछ बहुत अच्छा लिखा है। मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ है।" मैं सोच रहा हूँ बाबा कमरे में बैठ के क्या अच्छा लिखा है यार? सरकारी नौकरी लगी थी मेरी, वो छूट गई। नौकरी थी मेरी अच्छी खासी इन्फोसिस में, वो छोड़कर आ गया। खाली बैठा हूँ यहाँ मैं 8 महीने से, क्या अच्छा होगा मैं सोचा। बोला ठीक है, चलो जो भी बोल रहे हैं ठीक है। अब होता है ना, जो बाबा हर बार बोलता है कि उल्टे को सुलटा मैं करूँगा अगर तुम मेरी याद में रहोगे तो। तो निरंतर बस बाबा से याद रहती थी और कुछ तो था नहीं उस समय। तो ऐसा हुआ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़। इस डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक सीनियर पोस्टेड था एज़ अ बायोमेडिकल इंजीनियर। अब पता नहीं उसको अचानक से ऐसा कैसे लगने लग गया कि मेरे को जॉब अच्छी नहीं लग रही है। मुझे छोड़ना है और मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब वो फिर मेरे को बोला यार मैं छोड़ने वाला हूँ। अब मेरा एकदम बत्ती जला, मैं बोला अरे! आप छोड़ने वाले हो? मैं बोला सर रुको मैं आके मिल रहा हूँ आपसे। उनसे जाके मिला, मैं पूछा क्या क्या करूँ बताओ करके। वो बोले जाके मिल स्टेट ऑफिस में कि पोस्ट खाली होने वाला है करके। मैं बोला ठीक है। वो मुझे पूरा हॉस्पिटल घुमाए, जो वर्क होता है वो मेरे को समझाए। मैं उसके बाद स्टेट ऑफिस में जाकर बात किया। स्टेट ऑफिस से कोई रिएक्शन नहीं। मैं समझ गया मतलब इनका किसी का मन ही नहीं है रखने का इस बार। भले पोस्ट खाली हो रही है, पोस्ट खाली हो चुकी है, फिर भी इन लोग मेरे को अगर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, मतलब इनका मन नहीं है रखने का। 2 महीने बीत गए इस बात को। अब गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि आपकी कोई भी जो मेरिट लिस्ट निकलती है, वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होती है। 1 साल के बाद आपको यू हैव टू अगेन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, फिर मेरिट लिस्ट बनता है और फिर वो 1 साल तक रहता है। तो आज लास्ट डे था, 6 मार्च। आज अगर नहीं आता तो कैंसल। मतलब मेरी फिर कोई जॉब नहीं है, मैं बेरोज़गार वैसा हो जाता। मेरे को फिर अगला एग्ज़ाम देना पड़ता। 6 तारीख को मेरे को कॉल आया हेड ऑफिस से, "अनीश आपने अपना मेल चेक किया है?" मैंने बोला, "नहीं सर, मेल तो नहीं चेक किया।" बोले, "एक बार चेक करिए।" मैं मेल चेक किया, तो मुझे लिखा हुआ था, "यू हैव बीन सेलेक्टेड एज़ अ बायोमेडिकल इंजीनियर फॉर डिस्ट्रिक्ट कोरबा", जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले मुझे मिला था डिस्ट्रिक्ट कवर्धा, जो मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर था। अब मुझे मिला डिस्ट्रिक्ट कोरबा, जहाँ ऑफिस मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो वो जो भाई बोलते थे कि आपका ज़रूर कुछ बहुत अच्छा लिखा है, वो मेरे को अब समझ में आया कि कैसे ज़रूर कुछ बहुत अच्छा लिखा होता है। हमको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है।
जब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले रहा था तब नहीं पता था ना कि घर में मेरे को नौकरी मिल जाएगी, वो भी सरकारी। उस समय ये सब कुछ नहीं पता था। उस समय ले लिया, प्लेसमेंट हुआ, उस समय नहीं पता था कि आगे क्या होगा, हो गया। जब एनएचएम में लगा उस समय नहीं पता था कि जब कैंसल हो गया मेरा एम्प्लॉयमेंट तब क्या होगा। लेकिन बाबा के पास अपने प्लान्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आगे के लिए। हमें नहीं पता होता, हम सोचते हैं क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन बहुत अच्छा कुछ लिखा होता है, इसलिए शायद इतना सारा होता है। अब बस मेरा तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं था। तब मैं फिर एक नया काम चालू किया। मैं बोला अब मैं ऑफ़िस बैज लगा कर जाया करूँगा, ये छोटा वाला। तो ऑफ़िस में फिर मैं जाता था। ऑफ़िस में सबको अलग ही लगता था कि यार ये तो कुछ अलग ही प्लैनेट का आदमी है ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ ऑफ़िस में जिसकी सबसे बनती है बहुत अच्छे से। सब सब मेरे से बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, किसी को भी कुछ भी काम होता है, इवन अगर सर से किसी को काम है, तो वो सर को जाके डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो जाके मेरे को बोलेगा, "अरे यार अनीश कैसे करूँ यार बता ना, सर को तू थोड़ा-सा बोलेगा क्या? सर तेरी बात मानते हैं।" इतना होता था कि मेरा सबसे बहुत अच्छे टर्म्स थे। अब वो शायद बाबा अपना बुला-बुला के इतनी क्वालिटीज़ भर दिया है कि हम शायद सबको अपने नीचे को भी नीचे नहीं समझते और अपने ऊपर को भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। तो ऑफिस में सारे मेरे कलीग, मेरे बॉस इतने अच्छे हैं कि कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन शुरू में उन लोग देखते थे क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, पिकनिक में जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ खाना बन रहा है, मैं घर से ही पोहा लेके जा रहा हूँ 3 डब्बे। वहाँ पे बैठ के मैं पोहा निकाल के पोहा खाता था, तो उन लोग अरे हाँ यार ये तो नहीं खाता है। धीरे-धीरे उन लोग नहीं यार केटरर वैसा बुलाओ जो अनीश के लायक का खाना बनाए। अनीश तू क्या खाएगा? वो बता वही बनवाएँगे तेरे लिए। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा सब कुछ, बाबा ही तो है दिलाने वाला। मैं हर बार ऐसा सोचता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब इवन अभी कोविड चालू हो रहा था, तो कोविड के प्रिपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल कंसल्टेंट और एक मैं, हम 2 लोग, हमको स्टेट भेजा गया था सेंटर कि जाओ और पूरा सीखो। मैं सोचता था मुझे क्यों भेज रहे हैं यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर प्रिपेयर करेंगे, हॉस्पिटल कंसल्टेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। मैं तो बस इक्विपमेंट देखूँगा, वेंटिलेटर हो गया, मल्टीपैरा मॉनिटर हो गया, मतलब मैं तो वो सब देखूँगा ना, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? अब मैं जाता था, सीखता था, धीरे-धीरे समझ में आता था कोविड हॉस्पिटल्स कैसे बनाने हैं, आइसोलेशन सेंटर्स कैसे बनाने हैं। मुझे सही में नहीं पता क्यों मेरे को सिखा रहे हैं, मेरा क्या ये तो मेरा काम ही नहीं है। मुझे मन ही नहीं रहता था सीखने का, लेकिन फिर भी सोचता था चलो कुछ तो फ़ायदा होगा, ठीक है, करते जाता था। वहाँ के जितने स्टाफ थे, क्योंकि सारे स्टाफ को रख हम ही रख रहे थे, सारे से बात हमारी होता था, सबके सामने सर तो 2 ही लोग, एक अनीश सर और एक डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर सर, तो सबका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हमसे था। मुझे नहीं पता था इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा इसका कब समझ में आया, जब मुझे कोविड हुआ और जब पापा को मेरे कोविड हुआ। मेरे पापा सीरियस हो रहे थे। अब उस समय, अगर उस समय मेरे को बाबा नहीं बताया होता कि कोविड हॉस्पिटल बनाना है तुझे, तो मैं नहीं बनाया होता। मैं नहीं बनाया होता तो वहाँ के स्टाफ को मैं नहीं रख पाता। वहाँ के स्टाफ को अगर मैं नहीं रख पाता तो वहाँ पे अच्छी सर्विस देने के लिए मेरे पापा को कोई नहीं रहता, क्योंकि मेरे पापा वहाँ तक एडमिट ही नहीं हो पाते। मैं रात को 12:30 बजे फ़ोन किया हॉस्पिटल में। मैं बोला मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ। उन लोग बोले ठीक है सर, हम लोग 2 प्राइवेट रूम आप लोग के लिए कर देते हैं। मैं बोला 2 प्राइवेट रूम नहीं, 1 ही रूम करो जिसमें 2 बेड रखो, पापा के साथ ही मैं रहूँगा। क्योंकि मैं कोविड में था, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कैसे इक्विपमेंट क्या करते हैं। मैंने पहले ही सारा प्रिपरेशन पापा के लिए करके रखा था। रूम में ही मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाकर रखा था, रूम में ही मैं उनके लिए बीपी apparatus लाकर रखा था, शुगर उनका मैं चेक कर लेता था। मुझे जैसे पता चला उनका सैचुरेशन कम हो रहा है, बिना किसी को बोले, मैं उनको ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, मेरे पापा का सैचुरेशन कम हो रहा था सर, मैंने उनको ऑक्सीजन इतने लीटर पे कनेक्ट कर दिया है। तो जब कोविड में मैं ड्यूटी करने वाला था, तो मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ का इतना क्या फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि अब सरकारी सिस्टम सरकारी होता है, भले मैं भी हूँ उससे, ठीक है? तो चीज़ें उतनी टाइमली नहीं होती जितनी टाइमली प्राइवेट में होती है। एंड इवन तब जब ये एक वर्ल्ड क्राइसिस है, हमारे पास उतने ही स्टाफ है, उतने स्टाफ में हमको हमारा नॉर्मल हॉस्पिटल भी देखना है और कोविड हॉस्पिटल भी देखना है। तो सोचिए अगर 50 स्टाफ एक बड़े हॉस्पिटल के लिए होने चाहिए, तो उसमें 25 स्टाफ रहते हैं कोविड हॉस्पिटल के लिए और उतना बड़ा हॉस्पिटल को उस 25 स्टाफ चलाते हैं, तो ऑब्वियसली सर्विसेज़ बहुत अच्छी नहीं मिल पाती। लेकिन क्योंकि मेरे पापा थे वहाँ पे, उनको पता था अनीश सर के पापा हैं ये, तो वो टाइमली मेडिसिन जितने बजे चाहिए उतने बजे, मेरे पापा को उस समय 30 टैबलेट्स वो खाते थे 1 दिन में और 8 से 10 उनको इंजेक्शंस लगते थे। लेकिन वो सारे डॉक्टर्स दिन में बार-बार आके, देख-देख के, वो सारे सिस्टर्स आ-आके देख-देख के सारा कुछ बहुत अच्छा करते थे। जब मैं वहाँ था तो उनको ये पता चल गया था कि अच्छा बायोमेडिकल इंजीनियर जो हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, वो यहाँ पे हैं। तो उनको कुछ भी होता था, कोई भी मशीन अगर उनको लगे कि नहीं चल रही है, वो सीधा आके मेरा दरवाज़ा खटखटाते थे। और मेरी उस समय नींद एक डॉग की जैसे नींद होती है, वैसी हो गई थी। क्योंकि पापा जस्ट खाँसते थे और मेरी नींद खुलती थी। पापा की खाँसी बहुत थी। वो जैसे खाँसते थे तो मैं उठ के उनके मुँह में विक्स डालता था, कि अब ना खाँसे करके।
तो मेरी नींद वैसी हो गई थी, तो वो जैसे दरवाजा खटखटाते मैं तुरंत उठता था कि पापा की नींद ना खुल जाए। दरवाजा खोला, सिस्टर बोलती सर चलिए ना, एक पेशेंट आया है, काफी कम सैचुरेशन है, उसको वेंटिलेट करना है। मैं बोला चलो, तुरंत गए, मैं वेंटिलेटर उनको लगाया, सारा कुछ किया। कनेक्शन के बाद मैं उनको बोला अब डॉक्टर को बुलाइए, ये सारे जो डेटाज हैं वो डॉक्टर सेट करेंगे। वो डॉक्टर को बोली और डॉक्टर कुछ उनको बोल के चले गए। सिस्टर मेरे को आके बताती कि अरे सर वो तो बोल दिए कि तुम सेट कर लो। मैं बोला किसको, आपको सेट करने बोले? बोलते हाँ। मैं बोला आप कहाँ से सेट कर लोगे यार? मैं बोला पेशेंट स्पेसिफिक डेटास हैं, डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री के हिसाब से उसकी कोमॉर्बिडिटी देखेंगे और उसके हिसाब से डेटा सेट करेंगे। बोले सर वो तो ऐसे ही बोल दिया। मैं बोला कॉल लगाओ, मैं बात करूंगा। मैं बोला सर ये सारे ना पेशेंट स्पेसिफिक डेटास हैं, सिस्टर कांट एबल टू सेट दिस, ठीक है, यू हैव टू टेक योर कॉल एंड यू हैव टू कम हियर, क्योंकि रात का 2:30 बज रहा था। वो डॉक्टर को भला थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, 2:30 बजे उठा दिया मेरे को करके। आए बेचारे, आकर जो एमडी मेडिसिन था उनसे बात करके डेटा सेट किए, पेशेंट को किए, ठीक है, पेशेंट ठीक हो गया। दूसरे दिन फिर आए मेरे पास एक सिस्टर, रात को 3:30 बज रहा था, 3:30 पौने 4। मैं जनरली उस टाइम तक उठ ही जाता था। आके खटखटाई, मैं फिर तुरंत उठा, बोले सर तुरंत चलिए, एक बहुत सीरियस पेशेंट आया है। मैं तुरंत गया, देखा उस पेशेंट का सैचुरेशन 58, सैचुरेशन इन द सेंस जो भी कोविड में अपन चेक करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, उसको सैचुरेशन अपन बोलते हैं। उसका सैचुरेशन 58। टू अ लेमैन 58 सैचुरेशन इतना होता है कि 5 से 7 मिनट और वो ओम शांति हो जाते हैं। तुरंत मैं उनको जो वेंटिलेटर था उसमें लगाया, सारा कुछ उनको सेट किया। सिस्टर तब तक उनको स्टेरॉइड और बाकी मेडिसिन वगैरह कर रही थी। मैं सारा कुछ सेट करने के बाद उनको बोला सिस्टर अब डॉक्टर को बुलाइए। बोलती सर वो तो शायद नहीं आएंगे। मैं बोला नहीं कैसे आएंगे, आप उनको फोन करिए। वो उनको फोन लगाई, बोले सर फोन नहीं उठा रहे सर। तो मैं बोला अब क्या करें? बोली सर आप देखिए ना कुछ। मैं बाबा को याद किया, मैं उनको बोला आप भगवान को याद करो, मेरे को जो पता है मैं वो करता हूँ। अब उस समय तक कोविड में काम करते करते मैं वेंटिलेटर इतना सीख गया था कि शायद बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैं ही बताता था कि क्या करना चाहिए कौन से टाइप के पेशेंट में। तो कुछ कुछ लिमिट्स होते हैं, जैसे FiO2 एक होता है, फ्लो रेट इनिशियल ऑफ ऑक्सीजन, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर। मैंने सबको जो जो मेरे को पता था एक जनरल पेशेंट में अपन सेट करते हैं, वो मैंने सेट किया, बाबा को याद किया और एंटर दबाया। एंटर दबाया, उसका सैचुरेशन 58 से 98 आ गया। इतनी तसल्ली मिली मेरे को, इतनी तसल्ली मिली कि 98 सैचुरेशन आ गया है। सिस्टर बोली अरे वाह सर ये तो बच गया। मैं बोला अब मैं सिस्टर जा रहा हूँ सोने, सुबह डॉक्टर आएंगे आप वेरीफाई करवा लेना, कुछ होगा तो बोलना, डॉक्टर को चेंज कर लेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 7 दिन थे वहां पे, पापा जब तक थे। उस 7 दिन में नई में भी 10 से 15 लोगों को मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलना चाहिए बचाया। इनडायरेक्टली तो बहुत लोग अभी भी बच रहे हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स मैंने सेट किए और जो ट्रेनिंग मैंने दी है उसके कारण। डायरेक्टली उस समय मैंने 7 से 10 लोगों को उस समय बचाया। मैं जब अंदर था तो जो बाहर मेरे थे, मेरे जो सीनियर, मेरे बॉस जिन लोग भी थे, उन लोग बोलते थे अरे अंदर का कोई टेंशन मत लो, अंदर हमारा सबसे बेहतरीन आदमी गया है। बोले अंदर जितना चीज खराब है ना वो सारा कुछ सही कर देगा निकलते निकलते। तो मुझे नहीं पता था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने से क्या फायदा होगा। उस समय जब मैं एनआईटी में जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद कोरबा में मुझे जॉब मिल जाएगी। मुझे नहीं पता था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद कोविड जैसा कुछ आएगा, और कोविड जैसा कुछ आने के बाद मेरी फैमिली को इफेक्ट करेगा और मेरी फैमिली को मेरा ब्रांच ये लेना बहुत काम आएगा। ये सब कब से प्री डिसाइडेड था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्री डिसाइडेड होती है। बहुत लोगों की जान में बचाया, साथ-साथ मेरे पापा आज ठीक हैं। तो ये कौन कराता है ये सब? ये सब वही एक शक्ति है जो कराती है। हम लोग कोई नहीं है, कुछ नहीं है उनके सामने, हम बस अपनी अर्ज़ी उनके सामने दे सकते हैं। मर्ज़ी हमेशा उनकी रहती है। हमें हो सकता है कभी-कभार ये लगता होगा कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और अच्छा लिखा होता हमारे साथ। जैसे मुझे लगता था कि नहीं यार मेरे को एसएसबी देना चाहिए था, आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहिए था। इवन जब कोविड हुआ था हमको, मैं ये बताना भूल गया कि 12 तारीख को मेरा एयरफोर्स का सिलेक्शन था। तो मैं गया हुआ था अपना एग्ज़ाम देने के लिए वाराणसी, और मेरे घर में और सबको ये लग रहा था कि इस बार मेरा हो ही जाएगा 100%। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऐसा होता है कि एक फर्स्ट डे होता है, एक फर्स्ट डे एलिमिनेशन होता है, और उसके बाद धीरे-धीरे एलिमिनेट होते-होते 5th डे तक होता है। मैं हमेशा उसके लास्ट राउंड तक जाता था, 5th डे तक। उस बार पहले ऐसा हुआ था, पहली बार इन द हिस्ट्री, मैं पहले दिन आउट हो गया। मैं बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था कि यार पहले दिन मैं कैसे आउट हो सकता हूँ? मैं इतने बार दिया हूँ ये एग्ज़ाम, मैं पहले दिन कभी नहीं आउट हुआ, हमेशा लास्ट डे तक मैं गया हूँ। पहले दिन मैं आउट ही नहीं हो सकता था। मम्मी वही बोलती थी, "बेटा इसमें कुछ बहुत कल्याण छुपा है, तू भले अभी नहीं समझ रहा है,
फिर मैं वही सोचता था क्या कल्याण छुपा रहेगा मम्मी, आप लोग भी कुछ भी फालतू बात करते हो यार। लेकिन जब मैं घर आया, टिल दैट टाइम माय फादर हैड डेवलप्ड सिम्पटम्स। मैं 13 तारीख को घर पहुंचा, मेरे पापा को खांसी थी, मैं चेक करवाया, वो पॉजिटिव आए। उनके पॉजिटिव आने के बाद दूसरे दिन चेक करवाया, मम्मी और बहन दोनों पॉजिटिव और मैं भी पॉजिटिव। अगर 5 दिन मैं वहां रुक गया होता, अगर मैं पहले दिन नहीं आउट हुआ होता और अगर मैं 5 दिन वहां पे रुक गया होता, तो मुझे नहीं पता आज क्या सिचुएशन होता मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चेक करवाने जाते, उनको मैं ही चेक करवाता, क्योंकि जो भी है। तो जो होता है, जब भी हुआ है और जितने बार भी हुआ है, सब कुछ हमेशा बहुत अच्छे के लिए हुआ है। तो डाउट हम कर ही नहीं सकते। बाबा बोलते हैं ना कि ड्रामा के ऊपर 1% भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे बाबा को जब ड्रामा के ऊपर इतना निश्चय है, तो फिर हम तो कुछ नहीं है ना उनके सामने। तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट मैं कहूँ जो मेरे अंदर हुई है फ्रॉम 2007 टिल नाउ, बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है सेंटर को और बाबा को, क्योंकि हमने स्टार्ट ही वहीं से किया था। हम बाल संस्कार शिविर में जाया करते थे, जो समर वेकेशंस होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम मम्मी को मना नहीं कर सकते थे। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, मम्मी जहाँ भेजती है वहाँ जाना पड़ता है, बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता है। तो हम भी जाया करते थे। जाते-जाते मेरे को अभी अपनी एक कॉपी मिली, जो 2008 की है, जो तब बहन जी हमको क्लास कराती थी। तो कॉपी देख के मैं इतना खुश हुआ कि तब उतना छोटा था मैं, और तब वो लिखवाई है हमको कि जब आपको कोई डाँटता है तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है। तो मैंने उसमें ऐसे सर्कल, फेस और 2 आँख और ऐसा वाला बनाया है कि मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। जब आपको कोई चॉकलेट देता है तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है, तो मैंने स्माइलिंग फेस बनाया है। तो इतने सारे एक्टिविटीज़ उस समय हमको करवाते थे, हमको नहीं पता था कि आगे जाके इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमको। उस समय हमको ऐसा लगता था कि कोई भी टॉपिक पे हमको बोलने के लिए खड़ा करा दिया कि चलो आज अनीश आप इसके बारे में आज आपको बोलना है। अरे क्या है बहन जी, आप किसी भी चीज़ में खड़ा करा देते हो हमको, हम कहाँ से बोल देंगे? क्लास 7th 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, हम कभी एक्सटेम्पर में नहीं पार्ट लिए। हम अपने डीपीएस में देखते थे बच्चे को जो एक्सटेम्पर में बोलते हैं, तो सोचते थे एक्सटेम्पर में कैसे बोल लेते हैं ये? इनको 1 मिनट पहले चिट मिलता है, 1 मिनट में चिट देख लेते हैं, उसके बाद बोल भी देते हैं, यार इन लोग तो भगवान से कम नहीं है करके। और बहन जी आप ऐसे खड़ा करके बुलवा देते हो। हमको नहीं पता था सीरियसली ये सब चीज़ का क्या फ़ायदा होता है। जो जितना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ सेंटर से, उसके बाद कॉलेज गया तो वो सारी चीज़ें जो एड अप हुई, प्लेसमेंट में मुझे यही सब काम आया। मेरे जो कॉलेज का टॉपर था जिसका पॉइंटर 9.6 था, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। मेरा पॉइंटर 7.14 था और मैं प्लेस हो चुका था। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलरली सेंटर और बाबा डेवलप करा देता है धीरे-धीरे टाइम बीइंग में, जो हमको पता ही नहीं चलता कितना सारा हो गया है। वो तब पता चलता है व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विथ आवर काउंटर पार्ट्स। तब तक नहीं पता चलता हमको। हमको ये लगता है कि वी आर आल्सो नॉर्मल। धीरे से पता चलता है वी आर एक्स्ट्रा देन नॉर्मल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अनुभव तो इतने सारे हैं कि अभी भी इतने होते हैं कि जिसको अगर अपन बोलें तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो मेरा बस यही एक अनुभव है कि मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से कनेक्टेड रहूँ। क्योंकि हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है, बाबा से कनेक्टेड रहना। बाकी सारा चीज़ वो बाबा देख लेगा। तो बहुत ज़्यादा श्रीमत पर चलना और बहुत ज़्यादा मुरली करना, मुरली क्लास करना, योग करना। क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता था मैं भी, कोई टाइम नहीं रहता था। लेकिन एक चीज़ मैं रखता था कि जभी भी जा रहा हूँ, मैं जब भी पीपी सूट पहनता था, तो मैं एक चीज़ सोचता था कि ये व्हाइट कॉस्ट्यूम है फरिश्ते वाला, मैं इसको पहन के फरिश्ता दिख रहा हूँ अब और अब मैं जा रहा हूँ अंदर आईसीयू में। और आईसीयू में मैं जाता था तो लिटरली आप मानेंगे नहीं, आईसीयू में लगभग हर पेशेंट ऐसा होता है कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन बस। मैं जाता था तो उनको तो नहीं पता है कि ये कौन है। वो तो भाई पीपी में जो भी आ रहा है उसको डॉक्टर ही समझेंगे। तो वो फिर मेरे से मिलते थे, डॉक्टर साहब मेरे को इतना ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। मैं नहीं बच पाऊँगा, मर जाऊँगा। अरे नहीं, नहीं आप बच जाओगे, अरे आपको कुछ है ही नहीं, देखो आपका सैचुरेशन इतना है। बोला आपका ये देखो ये इतना है। उनको क्या पता कितना है? भाई एक बच्चे के लिए 80% मार्क्स 100 में बहुत ज़्यादा होता है ना? मेरे को अगर 80% मिलेगा तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। भले 80% सैचुरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सैचुरेशन 94 से कम होना यानी इट्स अ साइन ऑफ डेंजर। लेकिन उसको तो मैं 80% बता सकता हूँ ना। बोला अरे देखो 80% है, आपका बच्चा 80% नंबर लाता है तो कितना अच्छा रहता है? गंदा रहता है कि अच्छा रहता है? नहीं सर अच्छा रहता है। बोला तो आपका 80% है भाई, आपका फेफड़ा 80% काम कर रहा है। अब एकदम जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है देखना। नहीं सर मैं अपने बच्चे को देख पाऊँगा कि नहीं? बोला अरे बच्चे को देख भी पाओगे, उससे शादी भी करा पाओगे, मत टेंशन लो, एकदम बढ़िया है सब। 1-2 दिन में आप डिस्चार्ज हो जाओगे देखना। कोई बोलता था सर पानी नहीं पी पाया हूँ एकदम सर, गला सूख गया मर जाऊँगा। बोला ऐसे कैसे मर जाओगे? हम लोग हैं ना। मैं उसका एनआईवी मास्क निकालता था, उसको पानी पिलाता था, अभी पी ले। सर मेरा ना बीच-बीच में गला और सूख जाता है। मैं फिर सिस्टर को बुलाता था, बोला सिस्टर वो जो विटामिन सी की टैबलेट्स है वो मेरे को लाके दो। वो उसके वेंटिलेटर के ऊपर रखता था। मैं बोलता था जब भी गला सूखे इसको निकाल के एक-एक चूसते रहना। बोले ये कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको बढ़िया लगेगा। तो ऐसे-ऐसे करके जब-जब मैं जाता था अंदर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे हाथ में पेशेंट को बचाना नहीं है।
मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ कि सामने वाले को इतना खुश कर दूं कि अपना काम तो वो खुद करे, क्योंकि आईसीयू में पेशेंट ऐसे ही बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होता है। मम्मी मेरे को बोलती थी, बेटा मैं अंदर नहीं जा सकती क्या पीपी पहन के? मैं पूछता था क्या करोगे जाके? मैं जाके वहां लोगों को ज्ञान दूंगी, उनको साकार दूंगी। मैं बोला मम्मी आईसीयू में सिचुएशन ऐसा रहता है ना कि आप जाके ना अंदर अपना पूरा डाउन होके आ जाओगे। मतलब मैं जाता हूँ अंदर, वही बहुत है, मैं अपने तरफ से कर लेता हूँ। तो मैं जब भी जाता था अंदर, मैं पहले ही लिस्ट निकाल लेता था। अंदर कौन-कौन मेरे परिचित हैं। आईसीयू और एचडीयू राउंड मारने के बाद मैं उनके पास जाता था, 15-15 मिनट बैठता था, क्योंकि पीपी पहन के बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब पूरा फेस ऐसा लगता है कि आपको दबा रहा है, आपके जो गॉगल्स होते हैं वो ऐसे, तो वो बहुत ज़्यादा वो रहता है। लेकिन मैं जब भी जाता था तो अपने हर परिचित जो भी रहता था, 15-15 मिनट उनके पास बैठता था, उनको सारी चीज़ें बताता था। उनको ये बोलता था, "अरे अच्छे-अच्छे लोग यहाँ से बच के निकल गए।" मैं बोला, "कुछ नहीं है, आपको जब भी कुछ लगेगा आप मेरे को बताना, मैं यहीं रहता हूँ।" जबकि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन जाता था वहाँ ऑन रूटीन, और ऑन कॉल तो फिर कभी भी रात को 12-1 जो भी है। लेकिन जब भी मैं जाता था मैं ये इंश्योर करता था कि वहाँ जो पेशेंट है, उसको ये ना लगे कि वो पेशेंट है। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कोई कहीं घूम नहीं सकता, वो अपने ही कमरे में रहेगा, अगर कमरे में है तो वो अपने बेड में रहेगा, अगर बेड में है तो। तो जब पापा भी थे तो मैं पापा को जानबूझ के घुमाने लेके जाता था। तो मेरे पापा थे करके लोग उनको घूमने भी दे देते थे, और छत-वत भी उनको लेके चल देते थे कि आप आराम से घूमिए करके। बट बाकी पेशेंट्स नहीं कर सकते थे इतना। तो जब मैं जाता था तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर बात कर लेना, उनको कुछ अच्छी बातें बताना, उनको और अच्छी-अच्छी चीज़ें बताना, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को बहुत मोटिवेट करती थी। इवन निकलने के बाद भी कई लोग मेरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप थे वहाँ पे करके हम आज वापस आए। तो मैं नहीं था, मैं कौन होता हूँ रहने वाला? मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं ना वहाँ पे। मेरे साथ कोई और था या मेरे को कोई और भेजा था जो वहाँ पे काम हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। इवन जब अभी बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ा था, लोग मेरे को बोलते थे कि सर बेड दिलवा दो या कुछ कर दो या रेमडेसिविर चाहिए। मैं सीधा बोलता था कि मम्मी मैं कैसे कर सकता हूँ ना जब इतना शॉर्टेज है। मम्मी बोलती थी तू ये क्यों सोचता है तू नहीं कर सकता? तू सामने वाले को अपने तरफ से हेल्प तो करने की कोशिश कर। उसके भाग्य में होगा तो उसको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो मैं लिटरली कोई नहीं हूँ। मैं, आप, हम सब बस एक निमित्त हैं। करने वाला वो ऊपर बैठा है, जो ऊपर से सब कुछ करता है, जो हम जितना भी दिमाग लगा लें, हम जितना भी कर लें, हम सोच लें हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, उनके पास अपना तरीका है अपने काम करवाने का, अपने काम निकलवाने का, उन्होंने सोच कर रखा है। जैसे मैं नहीं सोचा था कि मुझे कौन-सा कॉलेज मिलेगा, मैं तो पापा की रिश्वत में आके लैपटॉप ले चुका था, मेरे को तो पता भी नहीं था कौन-सा मेरे को और दूसरा कॉलेज मिलेगा। तो हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी सोच लें, एक डायरेक्शन होता है, एक पाथ होता है, जिस पाथ में आपको कोई और ही चलाता है। आपको नहीं पता, आपको लगता है आप खड़े हो, धीरे-धीरे से पीछे से पुश मिलता जाता है और आप आगे बढ़ते जाते हो। तो आपको बस इतना पता है कि ये एक मेरे सामने दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा जब खुलेगा तब मुझे इसे पार करना है। मुझे भी बस उतना ही पता रहता है अपनी लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा आगे का मुझे भी नहीं पता रहता। हाँ, ये दरवाज़ा अभी खुलेगा तो मेरे को आगे जाना है। मुझे नहीं पता इसके बाद कौन-सा दरवाज़ा आएगा। लेकिन ये दरवाज़ा खुल रहा है ना, आई हैव टू क्लियर दिस। ये सोच के बस मैं काम करता हूँ। बस ये इंश्योर करता हूँ कि बाबा से कनेक्टेड रहूँ। तो यही है मेरा छोटा-सा अनुभव जो बाबा के साथ मैंने फ़ील किया है और निरंतर फ़ील करता रहता हूँ। अभी भी जितने बार भी कुछ भी मुझे काम होता है, मम्मी कई बार ऐसा बोलती है कि बेटा तू बस बाबा को काम में याद करता है। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, मैं बोला मम्मी मेरे को ना बाबा साहब बताता है आप भी अमृत वेला सोते हो। मेरे को बाबा ना धीरे-धीरे बताता रहता है करके। बोलती है चल झूठा, मैं अमृत वेला नहीं सोती हूँ, तू सोता है। तो मेरी और मम्मी की वैसे भी चलती है। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि मज़ाक-मज़ाक से मम्मी को मैं बोलता हूँ, मम्मी आज ना मेरे को बाबा अमृत वेला में पता है क्या बोला? तो क्या बोला? बोला तेरी मम्मी ना योग निद्रा बहुत अच्छा करती है। उनके योग निद्रा में ना निद्रा का कंपोनेंट ज़्यादा रहता है योग से करके। तो तो बाबा का ज्ञान ऐसा है कि हम उसी में मस्ती भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हम उसी में अपने आप को सेटल भी रख लेते हैं और हम उसी में अपने आप को ग्रो भी कर लेते हैं। तो एक ऑल राउंड पैकेज है ये डेवलपमेंट का। जो ऑल राउंड पैकेज डेवलपमेंट का मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा सब्स्टिट्यूट और है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज मुझे मौका मिला आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अगर रहेंगे ऐसे ही और आप लोग अभी जैसे दीदी ने बताया कि साल भर 6 महीना हुआ है आपको, तो साल भर 6 महीने में आपके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अभी होंगे, क्योंकि बाबा अपने नए बच्चे को ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कराता है। छोटे बच्चे को अगर स्कूल में बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं मिलेंगे तो वो स्कूल नहीं जाएगा, ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए उसको पहले अपन प्ले स्कूल में भेजते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना देखे तो उसको लगे खिलौना उसको जीवन भर मिलने वाला है। वो जीवन भर ऐसे खेलने वाला है, उसका पूरा जीवन ऐसे ही रहने वाला है। तो आप समझिए आप अभी ज्ञान में छोटे बच्चे हैं, तो अभी बाबा ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना आपको देगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुभव होगा। है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाद में चल के अनुभव कम होगा। आगे आपको यू हैव टू अर्न देन, है ना? तो अनुभव तो आपको हमेशा उतना ही रहेगा। अभी अनुभव आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली इसलिए होगा क्योंकि अभी आप नए आए हैं, अभी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। टाइम के साथ आपको इंटरेस्ट अपना बनाए रखना पड़ेगा। बनाए रखने के लिए 2 ही चीज़ें, जो बाबा हर बार बोलता है, एक योग और एक मुरली।
है ना। ये दो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम ये भी सोचे ना कि हम मुरली की जगह योग ज्यादा कर लेते हैं, है ना, या योग की जगह मुरली ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो नहीं, बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये आपको सारी बहन जी और भाई जी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। इवन किसी दूसरे का क्लास भी अगर हम ये सोच के अटेंड कर लेते हैं कि नहीं हम मुरली को या योग को सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, तो भी बाबा बहुत बार ऐसा बोला है मुरली में कि योग और मुरली को आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, क्योंकि जितने भी आप क्लासेस करेंगे वो क्लासेस का आधार मुरली ही है। और उसमें भी आपको क्लास में ये बताएंगे कि आपको मुरली सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुरली वो एसेंस है जो आपको दिन भर एक्टिव रखेगा। ये एक लोकल एनेस्थीसिया समझिए। लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, वो जब भी आपको लग जाता है तो आपको दर्द नहीं फील होता, आपको चिड़चिड़ापन नहीं फील होता, आपको एंजाइटी नहीं फील होती। तो योर मॉर्निंग मुरली इज योर होल डे एनेस्थीसिया। अगर आप वो ले लेते हैं सुबह सुबह का अपना एनेस्थीसिया, तो आपको कोई आके कुछ भी बके, आपको कोई आके कुछ भी डांटे, कुछ भी गाली दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद। आपको एनेस्थीसिया है, वो एनेस्थीसिया आपके रात तक रहेगा। तो ये प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ योर लाइफ साइकिल आपको रखनी पड़ेगी, और वो ऑब्वियसली आप रखेंगे क्योंकि आपको अनुभव कराएगा बाबा उतना, है ना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। ओम शांति। थैंक यू सो मच अनीश भाई, आपने बहुत प्यारा अनुभव सबके बीच रखा और आपने इतना समय दिया सबके लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और सभी लिख के भी भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, वेरी नाइस एक्सपीरियंस भाई जी एंड ऑल। खैर और हमारे जो सुबह के भी बच्चे हैं, जो आप मैं चाहूंगी कि आप सुबह भी एक बार हमारे जो बच्चे जुड़ते हैं उनको आप अनुभव अपना सुनाइएगा। ये तो शाम के बच्चे थे। अब सुबह वाला भी कभी आप टाइम दीजिएगा तो थैंक यू जी सो बिल्कुल मच। जी, तो 8 बजे थैंक यू। बुलाएं। ठीक है, मैं एंड कर